अरे अरे मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो करें क्योंकि लेक्चर की फीस सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन है। थैंक यू। तो हमारी पहली न्यूज़ है, ये बेसिकली रिलेटेड है। इंडिया की जो टाइगर पॉपुलेशन है वो 3000 से ऊपर हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट कंजर्वेशन को लेके। क्योंकि टाइगर है या और कोई बिग कैट स्पीशीज़ है, ये बेसिकली की स्टोन स्पीशीज़ कहलाती है। की स्टोन स्पीशीज़ मतलब अगर किसी भी फॉरेस्ट में ये बिग कैट स्पीशीज़ है, इनका अगर नंबर बढ़ रहा है तो यानी कि वहाँ पे जो फॉरेस्टेशन और जो अगर मैं कहूँ जैसे कंजर्वेशन जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं फॉरेस्ट को लेके वो काफ़ी अच्छे हैं, ये उस चीज़ का इंडिकेशन होता है। इसलिए टाइगर पॉपुलेशन बढ़ना बेसिकली जो डाइवर्सिटी है उसका बढ़ने का इंडिकेशन होता है। और इसी उपलक्ष्य में जब इंडिया की जो टाइगर पॉपुलेशन 3000 के ऊपर पहुंच गई है, इसी के उपलक्ष्य में जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मैसूर में उसी चीज़ के उपलक्ष्य में लॉन्च किया है। और बेसिकली ये अलायंस होगा जो 7 बिग कैट स्पीशीज़ है। 7 बिग कैट स्पीशीज़ यानी जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, इसके अलावा लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, है ना, उसके अलावा पूमा, जैगवार, ये जो स्पीशीज़ है इनके बेसिकली कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया है, जो इंडिया का जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी 50th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली 1973 में लॉन्च हुआ था और उस टाइम पे जो टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रही थी 1973 में। तो उसके बाद में जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया उससे बाद में हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली तो नहीं पर पिछले जो मतलब जैसे जो टाइगर सेंसस है वो हर 4 साल में होता है, तो पिछले 2 सेंसस से तो कंटिन्यूसली टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं 2010 में जो हुआ था, 2006 से अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। उस टाइम 1411 थी और इससे पहले 2967 थी और आज 3167, 3000 को इसने ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। और ये जो बेसिकली अभी जो डेटा है ये मीन वैल्यू पे है। जो टाइगर पॉपुलेशन का जो सेंसस हुआ था ना उसकी मीन वैल्यू है जो रहती है उस पर है। इसके अलावा और भी मतलब अगर इसका ओवरऑल जो डेटा निकल के आएगा उसमें उसकी पॉपुलेशन टाइगर्स की इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो टाइगर की बेसिकली इसको जो हम ये भी इसका जो सेंसस किया जाता है ये हर 4 साल में होता है, क्वाड्रिनियल सेंसस होता है। और इसमें कैमरा ट्रैप से उनका यूज़ किया जाता है टाइगर का कि मतलब कितने टाइगर्स हैं उनके नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए। बेसिकली कैमरा ट्रैप्स हो गए या उनके फुटप्रिंट्स हो गए, उनको यूज़ किया जाता है टाइगर की पॉपुलेशन मेजर करने के लिए। और जैसे एक तो प्रोजेक्ट टाइगर था ही, इसके अलावा और भी टाइगर के कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे। जैसे एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बनाई गई थी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है 2005 में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड। और इससे रिलेटेड और भी मैंने न्यूज़ जो टाइगर से रिलेटेड और क्या क्या एफर्ट्स गवर्नमेंट ने किए हैं वो न्यूज़ मैंने 27 मार्च को कवर की थी, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। और जो भी न्यूज़ है उनके डिस्क्रिप्शन में बेसिकली नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पर्टिकुलर एक न्यूज़ के लिंक्स को ऐड करती हूँ जिससे कि आप डायरेक्ट भी पर्टिकुलर न्यूज़ को देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें है इसी से रिलेटेड कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो तो बढ़ रही है, इसमें जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। और यही इंडिया का डिस्टिंक्ट फीचर है क्योंकि इंडिया में मतलब दूसरी कंट्रीज़ में फेंसेस और जैसे जू हो गया या फेंसेस हो गए उसमें प्रोटेक्शन किया जाता है टाइगर्स का, पर इंडिया के लिए ये मतलब इंडिया का ये कल्चर हम कह सकते हैं और ये इंडिया का डिस्टिंक्ट फीचर है कि इंडिया में जो भी टाइगर्स हो गई या जो दूसरी स्पीशीज़ है उनके कंजर्वेशन के लिए वहाँ की जो लोकल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी है उनका कंजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल रहता है। वो लोकल मेजर्स अपनाते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ इंडिया को दूसरी कंट्रीज से अलग बनाती है और इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी यही बात की गई है कि टाइगर की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, इसके साथ में जो वहाँ की लोकल जो कम्युनिटी है फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनकी राइट टू लाइवलीहुड भी प्रोटेक्टेड रहना चाहिए एंड दे शुड हैव डिग्निफाइड लिविंग
ये भी उनका इंश्योर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई थी। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो अभी लॉन्च हुआ है उसकी बात की गई थी कि 50 ईयर्स जो प्रोजेक्ट टाइगर को कंप्लीट हुआ है उस पर जो हमारे पीएम है उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली अशोर्ड सपोर्ट मिलेगा। 97 रेंज कंट्रीज़ है जहाँ पर ये जो बिग कैट स्पीशीज़ है उनकी 97 कंट्रीज़ को इसमें कवर किया गया है इनिशियली। वो इसमें मेंबरशिप गेन कर सकती है, मतलब वो मेंबरशिप ले सकती है और उनको मोर देन 800 करोड़ तक की फंडिंग, गारंटेड फंडिंग इसमें मिलेगी। ठीक है, और इससे पहले भी 2019 में पीएम ने लॉन्च किया था अलायंस ऑफ ग्लोबल लीडर टू कर्ब पोचिंग। जो पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो ट्रेड होता है ना एशिया में, उस चीज़ को कम करने के लिए हमारे पीएम ने लॉन्च किया था अलायंस ऑफ ग्लोबल लीडर, इससे पहले भी 2019 में भी। ठीक है, इसका और ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका मेन एम है जो ये बिग कैट स्पीशीज़ है उनको प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना। क्योंकि जब ये वाली स्पीशीज़ है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये की स्टोन स्पीशीज़ होती है, जब इनका कंजर्वेशन होता है तो वहाँ का जो हैबिटेट है वो भी प्रोटेक्ट रहता है, मतलब उसका डिस्ट्रक्शन भी कम होता है, हैबिटेट प्रोटेक्शन भी इंश्योर होता है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी है वो इंश्योर रहती है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है उस रीजन की। ठीक है, और जो इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, ये चीज़ भी इंश्योर रहती है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर जो अगर हम टाइगर का मतलब अगर या कोई भी की स्टोन स्पीशीज़ है उसका अगर प्रोटेक्शन करते हैं, उसका कंजर्वेशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें रहती है। अब मैं जैसे अगर इनके IUCN स्टेटस की बात करूँ तो टाइगर है, लायन है, इंडिया में जैसे एशियाटिक लायन है और रॉयल बंगाल टाइगर है, तो वो दोनों इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। और लेपर्ड है जो मतलब कॉमन लेपर्ड है वो लीस्ट कंसर्न है। इसके अलावा स्नो लेपर्ड और अफ्रीकन चीता जो इंडिया में बेसिकली पाए जाते हैं वो दोनों वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। ये मैंने बेसिकली IUCN स्टेटस भी आपको इसमें बता दिया। इसके अलावा इंडिया में पूमा और जैगुआर है वो दोनों नहीं पाए जाते हैं। इंडिया में यही 5 बिग कैट स्पीशीज़ पाई जाती है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ हो गया। फिर जो सिग्निफिकेंस है उसकी अगर मैं बात करूँ तो इससे जो एक ट्रॉपिक कैस्केड, मतलब अगर ये जो बिग कैट स्पीशीज़ है अगर ये ना रहें तो क्या होगा कि जो ऐसे जो जानवर रहते हैं जो कि कैटल ग्रेजर्स, हम जैसे कैटल्स हो गई या फिर ऐसे प्रे जो कि हमारे ये घास वगैरह जो खाते हैं, है ना, जो प्राइमरी हम जैसे कहते हैं प्रीडेटर्स जो रहते हैं, उनका जो नंबर है, प्राइमरी प्रीडेटर्स का जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर हम कहें जैसे हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस जो स्पीशीज़ है उनका नंबर बढ़ जाएगा, तो ये काइंड ऑफ ट्रॉपिक कैस्केड क्रिएट कर सकती है ये चीज़। ठीक है, तो उससे बचने के लिए भी इस प्रकार का जो ये स्पीशीज़ है, जो बिग कैट स्पीशीज़ है, उनका कंजर्वेशन और उनका प्रोटेक्शन जो मेजर्स है वो लेना बहुत ज़रूरी है। फिर इको टूरिज़्म को भी ये प्रमोट करता है। फिर मैंने जैसे आपको बता दिया हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट इंप्रूव होगी तो क्लाइमेट चेंज से भी फाइट करने में आसानी होगी। और इसका वे फॉरवर्ड यही है कि मतलब जो ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में ये मतलब इंडिया की यूनिकनेस है कि फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटीज़ के पार्टिसिपेशन से जो कंजर्वेशन है वो इंश्योर किया गया है। ठीक है, और अगर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है अगर उसको सीरियस थ्रेट होता है तो उसका क्या क्या रीजंस है वो भी इसमें है कि उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं कि हैबिटेट इंक्रोचमेंट हो गया, ह्यूमंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है ना, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, फिर अनरेगुलेटेड केटल ग्रेजिंग हो गया, एक्सेसिव हार्वेस्टिंग ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, उससे भी क्या होता है एक तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज़ होती है। अगर एक ही प्रकार की प्लांट की स्पीशीज़ को भी ग्रो करते हैं तो उससे भी ये फ़र्क पड़ता है। फिर माइनिंग, फायर्स, ये भी कुछ मतलब रीजंस है जिससे कि जो हम कह सकते हैं जो ये कैट स्पीशीज़ है, बिग कैट स्पीशीज़ है, उनके नंबर पे अफेक्ट आता है, वो बेसिकली उनका जो नंबर है वो कम होता है। ठीक है, तो वैसे इंडिया की जैसे पॉपुलेशन है वो आज के टाइम पे जो टाइगर की पॉपुलेशन मोर देन 3000 हो गई है, पर एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया
को एटलीस्ट जो ये टाइगर पॉपुलेशन है 4000 से ऊपर रहनी चाहिए एज़ पर जो इंडिया का मतलब जो हम कहें बायोडाइवर्सिटी है, जो एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से इंडिया में इनकी स्पीशीज़ का जो नंबर है, जो टाइगर की स्पीशीज़ का नंबर, वो 4000 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब टाइगर की स्पीशीज़ में टाइगर का नंबर, ठीक है। और इसके लिए बहुत केयर और डेडिकेटेड एक मतलब डेलिकेट बैलेंस भी होना ज़रूरी है, किसमें कि कंजर्वेशन भी इंश्योर हो और जो राइट्स है फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटीज़ के वो भी इंश्योर हो पाएँ। तो यही ये पर्टिकुलर आर्टिकल था। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको टाइगर से रिलेटेड जो बेसिक अगर आपको देखना हो तो आप 27 मार्च वाला मेरा आर्टिकल देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, आप इससे नोट्स भी अपने अपडेट कर सकते हैं। ये न्यूज़ बेसिकली रिलेटेड है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने प्लान किया है कि जो लाइव स्टॉक है, यानी जो कैटल्स हो गए या बफेलोज हो गए, जो भी लाइव स्टॉक है, उनकी जो इंश्योरेंस स्कीम है उसको चेंज किया जाएगा। और अभी जो लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है उसको चेंज करके कॉम्प्रिहेंसिव लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम को लाया जाएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है उसमें 2022 और 2022 से 2023 मतलब ये वाला जो साल अभी जो गया है उसमें ज़ीरो मतलब लेस देन 1% कैटल से उनका इंश्योरेंस हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो इंश्योरेंस हुए हैं अगर हम इस बार के डेटा की बात करें। जबकि 2021-22 की बात करूं तो उसमें 1 लाख से ज़्यादा कैटल्स का इंश्योरेंस हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है और कैसे हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में समझते हैं, ठीक है। तो इसके मैंने नोट्स अपने अपडेट कर दिए, तो उससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले तो इतना ये नई जो स्कीम है उसको क्यों रीवैम्प क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज़ीरो इंश्योरेंस कवरेज हुआ था लाइव स्टॉक का 2022-23 में, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम लाई जाएगी, और ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म जो है फार्मर्स और कैटल रेयरर्स है उनके लिए इंश्योर हो पाएगा। और कोई भी एक्सटर्नल लॉस है, स्पेशली एक्सटर्नल लॉस, जैसे इस बार जैसे लंपी स्किन डिजीज़ आ गई थी, है ना, तो उसमें मोर देन 2 लाख जो कैटल्स है उनकी डेथ हो गई थी। तो इस प्रकार के कोई भी एक्सटर्नल लॉस होते हैं तो उससे जो फार्मर्स और कैटल रेयरर्स हैं उनको सेव किया जा सके, और जो लाइव स्टॉक है उनका प्रोटेक्शन किया जा सकते, उसके लिए ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस स्कीम से इंश्योर किए जाएंगे, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स है उसको भी पॉपुलराइज किया जा सके, इंश्योरेंस का कितना बेनिफिट है, स्पेशली लाइव स्टॉक इंश्योरेंस का, उनके बेनिफिट्स को पॉपुलराइज करने के लिए भी इस कॉम्प्रिहेंसिव लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम को लेके आया जाएगा। और इसमें ऐप टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाएगा, जैसे ऐप बेस्ड लाइव स्टॉक इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और अगर मैं पुराने वाली स्कीम की बात करूं जो इससे पहले थी लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम, तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फार्मिंग ने इसको लाया था, वो इम्प्लीमेंट करती थी स्कीम को, और 2008-9 से ही ये लागू हो चुकी थी। और ये बेसिकली 100 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ही थी। वैसे इसमें सारे स्टेट्स कवर थे, ऑल स्टेट्स कवर थे एक्सेप्ट गोवा, ठीक है। और इसमें इसका मेन पर्पज़ यही था, जो भी हाई यील्डिंग कैटल्स हैं, मतलब जिनकी जो एक लैक्टेशन में 1500 लीटर से ज़्यादा या 1500 लीटर्स तक जो दूध देती है जो भी कैटल्स और बफेलोज, उनको इंश्योरेंस करने का इसमें बेसिकली टारगेट था। और जो जितनी भी मतलब इंटायर कॉस्ट ऑफ सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्न कर रही थी, ठीक है, ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर कर रही थी पूरी कॉस्ट। वैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो आपको पता होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उनका कुछ रेशो होता है, उसके हिसाब से कॉस्ट बेयर की जाती है। तो इसमें जो सब्सिडी की कॉस्ट है वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर कर रही थी, ठीक है। और इसमें ये था कि मैक्सिमम 2 एनिमल्स इसका बेनिफिट ले सकते थे पर फार्मर फॉर 3 ईयर्स। और ये जो स्टेट लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है वो इस स्कीम को बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रही थी, पर इसमें लेस देन 1% कैटल इंश्योर थे, सिर्फ 1% से कम कैटल्स का ही इंश्योरेंस हो रखा था एट प्रेजेंट। ये काफ़ी कंसर्निंग इशू था, इसी वजह से कॉम्प्रिहेंसिव लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम को लाया जा रहा है, जो कि मतलब टेक्निकल इसमें ऐप बेस्ड होगी, है ना, उसमें प्रोटेक्टिव मेजर्स सारे अपनाए जाएंगे। और इसमें मतलब आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो जो एग्जिक्विस्ट मतलब जो ऐसे कैटल ब्रीड्स जिनकी मतलब
जो जैसे 1500 लीटर से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तो उनका इंश्योरेंस तो हुआ था, पर गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैटल्स का इंश्योरेंस निश्चित हो पाए, जैसे कि कोई भी जैसे कोई एकदम से कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है या कोई डिजीज़ फैल जाती है, जैसे लंपी स्किन डिजीज़ हुई थी, उसमें 2 लाख कैटल से ज़्यादा की डेथ हो गई थी। तो ऐसे केस में कैटल्स को और जो कैटल रेयरर्स और जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये न्यूज़ बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, ये बेसिकली रिलेटेड है अभी जो पीएम मुद्रा लोन जो है, पीएम मुद्रा लोन जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने मुद्रा लोन योजना जो आई थी, उसको आज के टाइम पे 8 साल कंप्लीट हो गए, 8 इयर्स उसने कंप्लीट कर दिए। 2015 में बेसिकली ये स्कीम आई थी और इसी को लेके ये बेसिकली न्यूज़ है। तो इसमें इस न्यूज़ में तो यही कहा गया है, मतलब ये तो जो ऑपोजिशन है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट है कि सिर्फ 83%, मतलब जो भी मुद्रा लोन काफ़ी अच्छी स्कीम है, पर उसमें 83% जो लोन्स है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए ही, मतलब उन्हीं को ही दिया गया, और उनके लिए भी काफ़ी कम है क्योंकि लेस देन 50,000 तक का लोन ही दिया गया है 83% पीपल को। तो ये तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। इसके अलावा हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इम्पॉर्टेंट है कि पीएम मुद्रा योजना क्या होती है, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो पीएम मुद्रा जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लाई गई थी 2015 में, और अभी उसने 8 साल कंप्लीट कर दिए। इसमें क्या होता है, कोलेटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट या लोन दिया जाता है, कितने तक, अप टू 10 लाख, मतलब मैक्सिमम इसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाता है कोलेटरल फ्री। ठीक है, किन किन को दिया जाता है, फार्मिंग सेक्टर जो है उसको नहीं दिया जाता है, नॉन फार्म सेक्टर को या कॉरपोरेट्स हो गए, नॉन कॉरपोरेट है ना, जो मतलब छोटे छोटे बिजनेसेस नहीं होते, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हो गए है ना, उनको ये बेसिकली लोन दिया जाता है। इसमें 3 कैटेगरीज होती है, फर्स्ट होता है शिशु, सेकंड होता है किशोर और थर्ड होता है तरुण। शिशु लोन के अंदर जिसमें जो लोन की लिमिट है वो 50,000 या उससे कम रहती है। ये बेसिकली जो वन टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो फर्स्ट टाइम जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं या स्टार्टअप्स जो स्टार्टिंग में चालू कर रहे हैं अपना बिजनेस, स्मॉल बिजनेस जो रहते हैं ना, उनको, तो इसी की बात की गई थी कि मैक्सिमम लोन्स 83% लोन इसी कैटेगरी में दिए गए हैं। इसके अलावा किशोर में क्या होता है, 50,000 से 5 लाख तक की लिमिट होती है, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका जो जैसे उनको बिज़नेस में कुछ पैसे की ज़रूरत होगी एग्जिस्टिंग बिजनेस में, तो उनको ये वाला किशोर वाला लोन दिया जाता है। फिर कोई बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहती है, कोई स्मॉल यूनिट्स, तो उनको 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। अब मुद्रा बैंक क्या होती है, इसका बेसिकली फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड। अब इसमें क्या क्या कौन कौन शामिल है, बैंक शामिल है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होगी, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए और अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये सारे इसमें शामिल है। इसमें इंटरेस्ट रेट बेसिकली डिसाइड होती है आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट्स ये एजेंसीज डिसाइड करती है। ठीक है, और इसमें कोलेटरल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, बेसिकली जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में जैसे जो माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं उनको फॉर्मल सेक्टर में लेके आना, मतलब उनको फॉर्मल लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि ये जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेज है उनका भी एक्सपेंशन हो सके। एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक ये साधन हो गया, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो निश्चित किया जाता है। फिर इंटरेस्ट रेट पे स्पेशल कंसेशन दिया जाता है स्पेशली SC ST OBCs को, और अगर मैं अब तक के डेटा की बात करूं 2023 तक के, तो उसमें 51% जो है वो SC ST एंटरप्रेन्योर्स और OBC एंटरप्रेन्योर्स को इसमें बेसिकली जो लोन्स हैं वो दिए गए हैं, और 68% जो अकाउंट्स हैं वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके हैं, और इसमें अब तक 23.2 लाख करोड़ डिस्पर्स किए जा चुके हैं, इतना सैंक्शन किया जा चुका है लोन का अमाउंट। ठीक है, तो ये काफ़ी एक इम्प्रेसिव नंबर है, क्योंकि ये बेसिकली जो हम कह सकते हैं जो माइक्रो स्मॉल यूनिट्स हैं उनको
उनके बढ़ाने पे ये बेसिकली काम करता है। तो इसलिए काफ़ी इम्प्रेसिव स्कीम है और इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। पर अगर मैं इसमें कुछ कंसर्न्स या इसके चैलेंजेस की बात करूं तो उसमें जो बैड लोन्स की अगर मैं बात करूं तो वो किशोर और तरुण कैटेगरी में कुछ बैड लोन्स बड़े हैं। साथ में जो एम्प्लॉयमेंट का जो रिकॉर्ड होता है कि मतलब कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, जैसे इसमें कहा है ना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आखिर हुआ कितना है उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है कि कितना जनरेशन हुआ है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। और 83% लोन, जैसे इनमें जो ये पी चिदम्बरम है उन्होंने कमेंट भी किया है कि 83% जो लोन्स हैं वो शिशु कैटेगरी में डिस्पर्स हुए हैं। तो ये भी एक है कि इतना कम अमाउंट से बिज़नेस करना और उसको सस्टेन करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो बस यही ये न्यूज़ थी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो आप उससे अपने नोट्स भी अपडेट कर सकते हैं। और आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक भी करते जाएं। चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। अब ये वाली जो न्यूज़ है ये बेसिकली रिलेटेड है जीनियोम से रिलेटेड। उनका जो डेटाबेस है वो जो तैयार किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उनके द्वारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है जीनियोम्स का। 10,000 जीनियोम्स का डेटा उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है अंडर जीनियोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें कितना डेटा कलेक्ट किया जा चुका है और इसमें से कुछ जो डेटा है, मतलब जिसमें अगर मैं बात करूँ 3,000 जो जीनियोम्स हैं उनका डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। और ये पब्लिकली अवेलेबल है तो इसका यूज़ रिसर्चर्स अपनी रिसर्च में कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और इस पर्टिकुलर न्यूज़ में, जैसे इसमें न्यूज़ में तो यही चीज़ आई थी कि जीनियोम्स है, 10,000 जीनियोम्स को कलेक्ट किया गया है। तो आखिर जीनियोम इंडिया प्रोजेक्ट है क्या वो मैं आपको बताती हूँ, और इस डेटा को कलेक्ट करने से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो जीनियोम इंडिया प्रोजेक्ट है वो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया था 2020 में सॉरी। और ऐसा क्यों किया था, टू क्रिएट अ डेटाबेस, एक पूरा डेटाबेस बनाने के लिए इंडियन जीनियोम्स का। ऐसा करने से क्या होगा कि जो इंडिया में जो भी जेनेटिक वेरिएशंस हो रहे हैं, मतलब जो भी जेनेटिक वेरिएशंस अलग अलग जो मतलब इंडिया के अंदर हम कह सकते हैं काफ़ी डाइवर्सिटी है। तो जो जेनेटिक लेवल पे जो डाइवर्सिटी है उनके सारे जो वेरिएशंस है उनको कलेक्ट किया जा सके, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए पर्टिकुलरली यूनिक है वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जा सके, और जो ड्रग्स और थेरेपीज़ है वो इंडिया के हिसाब से कस्टमाइज़ किए जा सके कि पर्टिकुलरली ये ड्रग या ये थेरेपी इंडिया के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है, उस चीज़ को कस्टमाइज़ किया जा सके। इसीलिए जीनियोम इंडिया प्रोजेक्ट बेसिकली लाया गया था। फिर इसके अलावा कि कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हो, है ना, कोई जेनेटिक वेरिएशंस हो या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, म्यूटेशंस जो कि कैंसर और अलग अलग डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, जो स्पेशली जो जेनेटिक डिजीज़ होती है उसके लिए। तो ये सारे म्यूटेशंस को पहले ही डिटेक्ट किया जा सकता है अगर हमारे पास ये सारा डेटाबेस ऑलरेडी होगा तो। और कोई डिजीज़ आउटब्रेक, जैसे कोविड आउटब्रेक हुआ था या कोई और डिजीज़ आउटब्रेक होता है, तो उस टाइम पे उस डिज़ीज़ को रोकना और इजी हो जाएगा अगर हमारे पास ऑलरेडी ऐसा पूरा डेटाबेस रहेगा तो, ठीक है। तो ये इसके फ़ायदे हो गए। और पर्सनलाइज मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बता दिया कस्टमाइज मेडिसिन होनी चाहिए, तो वो तो इसके फ़ायदे होते ही हैं। तो 2023 के ईयर एंड तक पूरा जो 10,000 जो इंडियन जीनियोम्स है इनका पूरा डेटा जो है उसको सीक्वेंस कर लिया जाएगा। जीनियम सीक्वेंसिंग हो जाएगी 2023 के एंड में। अब तक 7,000 जो है उनकी सीक्वेंसिंग हो चुकी है और 3,000 पब्लिकली अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात करूं तो यूएस, चाइना, यूके वो भी जो डेटा है उसको सीक्वेंस कर रहे हैं, मतलब वो 1 लाख तक का जो जीनियोम डेटा है उसको सीक्वेंस कर रहे हैं। फिर ये बेसिकली इसका ये जो जीनियोम इंडिया प्रोजेक्ट है इसको सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलुरु है, ये बेसिकली जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उसके एक हम कह सकते हैं उसका भी इसमें रोल है। और सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलुरु है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है 20 जो लीडिंग इंस्टीट्यूट्स है उनके साथ में जीनियोम इंडिया प्रोजेक्ट में जो जीनियोम सीक्वेंसिंग है वो करने के लिए। तो बेसिकली जीनियोम होता क्या है,
जीनियोम बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे मतलब मैं आपको बेसिक से अगर बताऊं तो जैसे हमारी सेल्स होती है वो सबसे प्राइमरी लेवल होता है सेल, ठीक है। सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। ऐसे इस तरीके से क्रोमोसोम्स रहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है, वो होता है डीएनए का। फिर इन क्रोमोसोम्स पे बहुत ही छोटे छोटे हम देखें तो डीएनए रहते हैं, ठीक है। डीएनए होते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो बेसिकली बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से, और न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेस, और ये नाइट्रोजन बेस ही होते हैं, यही बेसिकली अरेंज होते हैं जैसे एडेनाइन, एडेनाइन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसाइन हो गया और ग्यूवेनाइन हो गया। ये बेसिकली 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ये अरेंज होते हैं, कुछ डबल बॉन्ड में होते हैं और साइटोसाइन और ग्यूवेनाइन ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं, और यही सब में अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं और यूनिक जेनेटिक कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो जीन होता है ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या हो गए, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड में जो नाइट्रोजन बेसिस हैं इनका अलग अलग जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए विच कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और यही जब अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं, यही किसी के भी इंसान का जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्हीं नाइट्रोजन बेसिस के अलग अलग अरेंजमेंट से डिसाइड होता है, और ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये न्यूक्लियोटाइड्स में होती है, और न्यूक्लियोटाइड्स इन टर्न डीएनए में होते हैं। अब ये जो डीएनए है, जैसे इस तरीके से ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स हो गए, इनके जैसे ये थोड़ा सा जो एक ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए, ये कहलाता है जीन, और इन्हीं का जो सीक्वेंसिंग है वो इस जीनियोम इंडिया प्रोजेक्ट में की जा रही है। तो आई होप सो आपको जो जीन से रिलेटेड बेसिक सारी चीज़ें पता चल गई होगी, और ये जो प्रोजेक्ट है जीनियोम इंडिया प्रोजेक्ट, इसके भी बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, ये कितना इंडिया के लिए हेल्पफुल है वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली रिलेटेड है जो रूरल इंडिया है, मतलब इंडिया के जो विलेजेस है उनको मतलब जो विलेजेस के कल्चरल एसेट्स है, मतलब हर विलेज में कुछ ना कुछ खासियत होती है, तो इन सारे विलेजेस को मैप किया जाएगा, मतलब एक मिशन लाया जा रहा है जिससे कि इन विलेजेस में क्या क्या खासियत है, उस हर विलेज की खासियत को उनकी मैपिंग की जाएगी और उनका एक डेटाबेस तैयार होगा। और ये बेसिकली जो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री है, उन कल्चरल मिनिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। ये जो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग है वही इस प्रोजेक्ट को उसी के अंडर में किया जाएगा, और उसमें 1 लाख से भी जो ज़्यादा विलेजेस है, मतलब इंडिया में टोटल 6.5 लाख विलेजेस है, उसमें से 1 लाख से ज़्यादा विलेजेस को मैप करने का टारगेट है। तो इसकी मैपिंग कैसे की जाएगी, तो उसके लिए बेसिकली डिटेल फील्ड सर्वे किया जाएगा, है ना। फिर उसमें जो भी मतलब जो फील्ड सर्वे किया जाएगा, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज़ किया जाएगा मैपिंग में, ठीक है। जो सैटेलाइट है उससे डेटा लिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ों को यूज़ करके प्लस डिटेल जो फील्ड सर्वे है उसमें ये जो स्टैक होल्डर्स है, जो लोकल स्टैक होल्डर्स है, मतलब जो लोकल पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर विलेज की, उनसे बात करके कि इस विलेज में क्या खासियत है, उन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर जो हमारा जो ये आर्टिकल है ये बेसिकली हमारा आर्ट एंड कल्चर में इम्पॉर्टेंट हो गया। साथ में जो इसमें विलेजेस हैं उनकी लोकेशन भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो विलेजेस हैं जो इसमें अभी मेंशन किए, जिनकी अभी मैपिंग हो चुकी है, उनको कौन कौन सी कैटेगरीज़ में रखा गया है वो कैटेगरीज़ भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले मिशन बताती हूँ, ये है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। उसका ही ये मिशन है टू मैप रूरल इंडियाज़ कल्चरल एसेट्स। कल्चरल एसेट्स जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 7 to 8 कैटेगरीज होगी कि उस पर्टिकुलर विलेज की क्या खासियत है, कि मतलब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है या फिर कुछ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस हो सकती है, या टेक्सटाइल कोई मार्केट हो सकता है, कुछ भी इस पर्टिकुलर विलेज की इम्पोर्टेंस या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे उस विलेज को
पर्टिकुलर विलेज को मैप किया जाएगा उसकी कल्चरल एसेट्स की बेसिस पे। तो ये नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग है, ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 2017 में, ठीक है। फिर इसको जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है उसको दे दिया था, उसको हैंड ओवर कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। मतलब आज की डेट में इसको रेगुलेट कर रही है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इन 2021 से यही इसको रेगुलेट कर रही है। तो ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस तैयार कर रही है किस चीज़ का, कोई भी जो आर्ट फॉर्म्स हो गई, आर्टिस्ट हो गए या दूसरे जो भी आर्ट से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उनका कंप्लीट डेटाबेस इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स तैयार कर रहा है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या डिटेल फील्ड सर्वे किया जाएगा किन किन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस कॉमन सर्विस सेंटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट होते हैं, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उनके और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मिलके ये डिटेल फील्ड सर्वे करेंगे टू कंडक्ट नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मिशन, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे उनको प्रिजर्व करना, उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना, एक डेटाबेस तैयार करना, फिर और क्या कल्चरल वाइब्रेंसी, जिससे जो इंडिया की कल्चरल वाइब्रेंसी है उससे सबको अवगत कराना। उसका जो पूरा डेटाबेस जब तैयार होगा तो उससे इंडिया की कल्चरल वाइब्रेंसी है उसके बारे में पूरी दुनिया को पता चलेगा, क्योंकि डेटाबेस पब्लिकली अवेलेबल होगा और उससे जो टूरिज़्म है वो अल्टीमेटली प्रमोट होगा। और टूरिज़्म प्रमोट होगा तो जो स्टेट्स हैं या जो पर्टिकुलर विलेजेस हैं उनका जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट होगा, ठीक है। और ये बेसिकली जो मिशन है इसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। इसका नाम आप ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि इस प्रकार से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पेशली प्रीलिम्स में, ठीक है। तो अब इसमें जो 7-8 कैटेगरीज में जो विलेजेस है वो थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इकोलॉजिकल कैटेगरी है उसमें बिश्नोई विलेज है जो राजस्थान का, उसको रखा है। उसको क्यों रखा है, क्योंकि फॉर लिविंग इन हारमोनी विथ नेचर, मतलब वहाँ जो बिश्नोई विलेज के जो लोग हैं वो बेसिकली जो नेचर है जो प्रकृति है उसके साथ में साथ उसके हारमोनी में, मतलब उसके साथ में जिस प्रकार से नेचर रहता है उस नेचुरल तरीके से ये लोग रहते हैं, एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, इसलिए बिश्नोई विलेज को उसमें रखा है। इसके अलावा उत्तराखंड का जो रेनी विलेज है, रायनी विलेज, उसको रखा है। वहाँ पे चिपको मूवमेंट जो है वो रेनी विलेज में सबसे पहले हुआ था तो इसीलिए इस विलेज को भी रखा है। फिर डेवलपमेंट कैटेगरी में जो गुजरात का मोडेरा विलेज है उसको रखा है। वहाँ पहला जो सोलर ये विलेज वो है जहाँ पहला सोलर, मतलब पूरा विलेज ही सोलर पावर्ड है, ये इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज है मोडेरा। फिर हिस्टोरिकल कैटेगरी में कांडेल एमपी है उसको रखा है। यहाँ जो जल सत्याग्रह है जो कि काफ़ी फेमस है, जल सत्याग्रह, वो सबसे पहले कांडेल एमपी में हुआ था। फिर जो सुकेती हिमाचल है वो एशिया का ओल्डेस्ट फॉसिल पार्क है इसलिए उसको भी रखा है। फिर हनोली उत्तराखंड है और एक विदुर अश्वत्थर ये कर्नाटका का विलेज है और हनोली उत्तराखंड ये महाभारत से लिंक है, जो हमारा एंशिएंट स्क्रिप्चर है महाभारत उससे लिंक्ड है, तो इन दोनों विलेजेस को भी इसमें रखा है। फिर एक पंडरेथन कश्मीर में पंडरेथन, ये हमारी जो आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी पंडरेथन की बात की गई है, तो इसको भी, इस पर्टिकुलर विलेज को भी उसमें रखा है। अगर आपको याद हो एनसीईआरटी के आर्ट एंड कल्चर में तो इस पर्टिकुलर विलेज की और क्या खासियत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना, ठीक है। और जो ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है वो प्लान कर रही है कि जो जितने भी 6.5 लाख विलेजेस हैं इस कंट्री के उन सबको इसमें कवर किया जाएगा। तो आई होप सो आपको ये न्यूज़ भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर एक छोटी सी न्यूज़ थी, ये बेसिकली रिलेटेड है जो एलिफेंट्स हैं उनका, एलिफेंट्स की मतलब एक अरिकोम्पन जो एलिफेंट है ये बेसिकली वाइल्ड जो एलिफेंट है वो है,
इसका नाम अरिकॉम्पन, ये लोकल लैंग्वेज में केरला में इसको कहा जाता है। इसको सैटेलाइट रेडियो कॉलर इसके लगाया जाएगा। ये मतलब इनोवेटिव जैसे सोल्यूशंस नहीं आते, कई बार हमें वे फॉरवर्ड में लिखना होता है कि कैसे हम जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके लिए एक सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाया जाएगा अरिकॉम्पन, जो वाइल्ड एलिफेंट है उसके अराउंड, क्योंकि इसने अभी क्या किया, कुछ राशन शॉप्स वगैरह है उनको डैमेज कर दिया था, तो इसीलिए ये मिशन अरिकॉम्पन चलाया जा रहा है, जिससे कि GSM रेडियो कॉलर उसके अराउंड, उसकी नेक के अराउंड लगाया जाएगा। फिर रैपिड रिस्पांस टीम है वो भी इसको मॉनिटर कर रही है, ठीक है। फिर एक छोटी सी न्यूज़ थी, ये बेसिकली वैसे मतलब हम देखें तो ये कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जो कुर्मी ग्रुप है ये वेस्ट बंगाल में, ये पर्टिकुलरली कुर्मी जो जनजाति है वो पाई जाती है, और ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए, और सरना जो रिलीजन है वो उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, कुरमाली जो लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल में डाला जाए। तो इसीलिए ये थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बस यही है कि जो कुर्मी है ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। ऐसा भी कभी कभी न्यूज़ में जैसे आता है, तो इस प्रकार की जो पर्टिकुलर जो जैसे न्यूज़ आर्टिकल है वो प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जनजाति कहाँ पाई जाती है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि शॉम्पेन है वो PVTG में आते हैं, तो वो पाए जाते हैं हमारे निकोबार आइलैंड पे। तो इस प्रकार की कई बार न्यूज़ ऐसे मतलब मैच द फॉलोइंग में या फिर ऐसे 3-4 पूछ लेते हैं, फिर उसमें से आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से कितने जो पेयर्स हैं वो करेक्ट है, जैसे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा तो ही आप सही कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप सो आपको सारे आर्टिकल्स हैं वो अच्छे से समझ आ चुके होंगे। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड share these news in relevant groups. Okay, thank you.